वर्धन वंश, हर्षवर्धन जिसके सबसे प्रमुख शासक रहे, लेकिन इनके पहले इनके पिताजी और इनके भ्राताश्री शासक रहे थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 648 एडी था। और हुएन सांग चीनी यात्री था, ये पूछा गया है पेपर में, इसके शासनकाल में आया था। हुएन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धना। और ये लगभग सभी पार्ट में क्या कहते हैं भारत के विजिट किए थे, है ना। लगभग 630 एडी में आए थे और रहे थे 644 एडी तक। छह सौ 30 एडी से 644 एडी तक रहे थे। और इन्होंने पूरा यहाँ की स्थिति के बारे में बताया था। कौन सा ग्रंथ लिखा था हुएन सांग ने? सियूकी। सियूकी। इनके दोस्त भी थे एक, ठीक है, वो उन्होंने इनके ऊपर भी लिखा था, ग्रंथ लिखा था, हुईली है। इनके दोस्त थे हुईली, उन्होंने खुद इनकी क्या कहते हैं बायोग्राफी लिखा था, उसमें काफी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तीसरा सोर्स है हर्षचरित, थर्ड सोर्स है इम्पोर्टेंट, जिसमें कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिल जाती है। हर्षचरित लिखा था बाणभट्ट ने, जो कि एक ब्राह्मण थे और इनको संरक्षण प्राप्त था हर्ष का और उनके परिवार का। बाणभट्ट, हर्षचरित। अब इनकी बात करें शुरुआती, तो शुरुआत में यहाँ के शासक थे, मतलब छोटा सा इलाका था, बहुत बड़ा नहीं था। पुष्यभूति साम्राज्य, पुष्यभूति किंगडम कहाँ? थानेश्वर। इनके पिताजी छोटे से क्षेत्र के राजा थे, है ना। फिर प्रभाकर वर्धन उनका नाम था। बाद में हर्षवर्धन साम्राज्य को बहुत बड़ा कर देंगे, जीत जीत करके। अभी केवल थानेश्वर तक सीमित था और उसके शासक थे प्रभाकर वर्धन। इनके 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्ष। राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। इन्होंने आने वाले आक्रमणकारी हूणों को दबाया था और इस कारण से इन्होंने महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था।
परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। इनकी जो प्रभाकर वर्धन थी, इनके रिलेशन थे गुप्त लीनेज से भी, मतलब कि इनकी जो माता थी वो गुप्त वंश की कन्या थी। हाँ। और जब इनके ऊपर फिर से एक बार हुणों का आक्रमण हुआ तो इन्होंने प्लान बनाया कि अब इस बार फाइनल हुणों खत्म कर देंगे। अपने दोनों बेटों को इन्होंने कमान सौंपा। हर्षवर्धन ने कहा कि तुम जंगल के क्षेत्र में उतर जाना, खड़े रहना वहां पर जिधर से हुण भागते हैं। और राजवर्धन को कहा कि तुम पहाड़ पर चढ़ करके आक्रमण करो। ठीक है, अब भागेंगे किधर से ये लोग? अरावली में दौड़ा दौड़ा के उनको मारो। ठीक है, और कहा कि तुम उनको पर्वत पे मारोगे तो भागेंगे, जब नीचे से भागने लगेंगे जंगल की तरफ से जिधर से हमेशा भागते हैं, तो तुम दोनों उनको चारों तरफ से घेर लोगे। ऊपर से वो दौड़ाएगा, नीचे से तुम रोक लोगे और इस तरह से इनको मार डालोगे। ये प्लान बनाया गया। तो अब ये जाते हैं युद्ध करने के लिए। 604 एडी की बात है ये। तो राजवर्धन ऊपर युद्ध करते हैं और नीचे ये हर्षवर्धन खड़े रहते हैं जंगल में अपनी सेना लिए हुए। लेकिन कुछ ही समय में इनको न्यूज आती है कि इनके पापा नहीं रहे, मतलब प्रभाकर वर्धन नहीं रहे। और यह न्यूज सुन करके तुरंत ही वहां से जंगल से वापस भाग आए, क्योंकि उस समय यह राजवर्धन तो युद्ध में बिजी थे। और अचानक मृत्यु की खबर सुना तो इन्होंने आनंद फानंद में भाग के किंगडम पहुंचे, क्योंकि उस समय अटैक का खतरा था, शत्रु देशों से अटैक का खतरा था, कहीं वो आकर के आक्रमण करके जो है राज्य को कब्जे में डाल लिए। तो ये हर्षवर्धन वापस चले आए काफी समय तक, लेकिन राजवर्धन वापस नहीं आए। तो उनकी जनता को लगा, प्रजा को लगा कि राजवर्धन मर गए और अब गद्दी पर जो है हर्षवर्धन को बैठा दिया जाए। लेकिन हर्षवर्धन ने कहा नहीं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मुझे यकीन है कि मेरा भाई जिंदा है, वो आएगा, मैं उन्हीं के नाम से शासन करूंगा। और गद्दी पर नहीं बैठे, अपने भाई की तलवार रख करके उस पर क्या कहते हैं सिंहासन पर इन्होंने शासन किया। आप मतलब मैनेजमेंट देख रहे थे। और इनके भाई साहब 1 महीना बाद आए। जो 1 महीना बाद आए तो देखा कि जो है इन्होंने उनके नाम पर सब किया था, तो बड़ा गले वले मिले, बड़े खुश हुए, तुम्हारी तरह तुम लक्ष्मण हो, हेन हो तेन हो, ये सब बातें हुई। तो उसके बाद लेकिन उन्हीं दौरान जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, ये सब जंगल में थे, एक और दुखद घटना घट गई थी। जिस चीज की आशंका थी वो घट गया था। ये तो आ गए अपने किंगडम, लेकिन इनकी बहन जो थी राजश्री, उनके साथ दुखद घटना हो गई। राजश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के राजा थे, मौखरी शासक थे। मौखरी किंगडम मतलब ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन मौखरी के शासक थे कन्नौज के। इनसे शादी हुई थी। और देवगुप्त
गुप्त वंश का मालवा से का शासक था। इसने अटैक मार करके ग्रहवर्मन को मार डाला और राजश्री को उठा ले गया। हाँ, और उनको कारागार में बंद कर दिया। तो जब इनके भैया आए तो बड़े तेजी से रो करके हर्षवर्धन कह रहे भैया दीदी को उठा ले गए, है ना, क्या तुम चिंता ना करो हम आ गए। बड़ी सेना लेकर के ये पहुंचे, मालवा पर अटैक मार दिया राज्यवर्धन ने। तो अटैक मार दिया, वहां पर सबको बहुत मारा, अपनी बहन को छुड़ा लिया। लेकिन ये जो देवगुप्त था ये अपनी जान बचा करके भागने में सफल रहा और इसने जाकर के गौड़ शासक शशांक जो कि शत्रु था उनके यहाँ शरण लिया। गौड़ किंग शशांक। अब ये राजवर्धन शशांक की तरफ रुख कर दिए, पता लगवाया कहाँ गया भाग करके। वो पता चला कि वो गौड़ किंगडम की तरफ गया है। और जब इन्होंने अटैक मारा तो उन्होंने उनसे कहा कि जो है तुम शशांक इसको हैंड ओवर कर दो, यही दुश्मनी होगी इनसे। तुम जो है इसको हैंड ओवर कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुमको नहीं मारेंगे, जो हमारा भगोड़ा है उसको भेंट कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए, संधि कर लेते हैं आपस में। और संधि के नाम पर उनको बुलाता है और वहां पर कंस्पिरेसी करके राज्यवर्धन को इलीगल तरीके से मार डालता है। सावधानी जाना चाहिए इस तरह की जगहों पर। इधर मर गए बेचारे राज्यवर्धन की। इस घटना को सुनने के बाद में राजश्री ने क्या कहते हैं जहर पी लिया और मर गई। इनको लगा कि सब मेरी वजह से हुआ। कितना ट्रेजेडी हो रही बेचारे के साथ देखो, न पापा रहे, न भाई रहा, न बहन रही, न जीजा भी नहीं रहे। अब हर्षवर्धन पूरा क्रोध से लबालब भरा हुआ है ना, और उसने कहा अब हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। एकदम आग बबूला होकर के इसने गौड़ शासक शशांक के ऊपर आक्रमण कर दिया। बहुत बुरी तरह से सबको गाजर मूली तरह काट डाला हर्षवर्धन ने। गौड़ शासक शशांक को पता चला तो जंगल में भाग गया और इन्होंने जंगल में पीछा किया और जंगल में पीछा करके उनको बहुत मारा। पकड़ में आ गए, लोगों ने पूछा इसका काठी कैसे था, कहाँ गया, किधर, तो बताया तो गए तो अंदर एक गुफा में बैठा था, खींच के लेके आया, बहुत मारा इनको, पटकी पटका करके इनको मार डाला। मल ले मूसा मार मार करके, जैसे सन्नी देओल नहीं करता था वैसे ही। और उसके बाद इनको मार पीट के पूरा गौड़ किंगडम अपने अधीन कर लिया और उधर से अटैक मार दिया। फिर वहीं से मालवा जहां पर थे देवगुप्त, और उन्होंने फिर देवगुप्त को भी गर्दन उड़ा दिया, है, उनका भी राम नाम सत्य कर दिया। इस तरह से पूरा प्रतिशोध लेने में ये सफल रहे। अब
कन्नौज में किसको बैठाएं गद्दी पर, है ना। तो जो राजश्री का पुत्र था बहुत ही ज्यादा छोटा था, है ना, तो उसको गद्दी पर बैठाया नहीं जा सकता था। तो हर्षवर्धन ने स्वयं ही क्या कहते हैं कन्नौज का जो है शासन देखना शुरू कर दिया, और वहां पर एक थे भंडी नाम के, जिन्होंने इनका मदद किया था, बुलाया था कि आप इसको अपने हाथ में ले लीजिए, नहीं तो दोबारा फिर कोई ना कोई यहाँ पर अटैक मारेगा, तो इसको अपने संरक्षण में ले लीजिए। तो हर्षवर्धन ने उसको भी अपने संरक्षण में ले लिया इस तरह से। अब उसके बाद भंडी हर्षवर्धन अटैक भंडी पर का अटैक मतलब अटैक पर अटैक करना शुरू कर दिए, युद्ध पर युद्ध हो रहे थे, और लगातार अपनी टेरिटरीज को जीतते हुए हर्षवर्धन ने अपने राज्य क्षेत्र को बहुत अधिक बड़ा फैला दिया, एक छत्र राज उत्तर भारत में, और इस तरह से उत्तर पथपति कहलाए, मतलब कि पूरे उत्तर भारत का राजा, उत्तर पथपति, लगभग उत्तर पश्चिमी पूरा क्षेत्र कब्जे में था इनका, गुजरात से लेकर बंगाल तक पूरा कब्जे में कर लिया था। उसके बाद इनका जो अगर बात करें पुलकेशिन द्वितीय के साथ में युद्ध की बात करते हैं, ये कौन थे इनके बारे में बड़ा बता चुका हूँ, नहीं बताया हूँ। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य डायनेस्टी के शासक था। इसके बाद बढ़ जाए साउथ इंडियन डायनेस्टी हो जाएगी। पुलकेशिन सेकंड के ऊपर इसने क्या कहते हैं आक्रमण किया। अब इसका रुझान था कि नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण भारत को भी जीता जाए और उसे भी अपने कब्जे में लेके आया जाए। तो इन्होंने उस पर उनके ऊपर अटैक मार दिया नर्मदा नदी पार करके। लेकिन इनके सेनापति ने बताया भी कि हाथियों का प्रयोग ना करो। मालवा विजय के उपरांत इनको वार एलिफेंट काफी मात्रा में मिल गए थे, तो इन्होंने हाथियों का प्रयोग के लिए मना किया था इनके जो सलाहकारों ने, लेकिन ये माने नहीं थे। इन्होंने हाथियों का प्रयोग किया और पुलकेशिन द्वितीय फायर वेपन्स का प्रयोग किया, आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया, तोप का प्रयोग किया, और जिस कारण से इनके हाथी भड़क गए और इन्हीं की सेना को कुचल डाले, और इस कारण से इनकी बहुत बुरी तरह से पराजय हुई और ये आगे नहीं बढ़ पाए थे। और उसके बाद इनका कहानी खत्म भी हो गया था। यानी कि ये चालुक्य शासक, ये कौन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिसे दक्षिण पथपति कहते थे, वो पूरा दक्षिण भारत में उसका रूल चलता था। इनका जैसे उत्तर भारत में चलता था वैसे ही उसका दक्षिण भारत में रूल चलता था। अच्छा, ये युद्ध क्या था? ये युद्ध लड़ा गया था 635। इसके बाद हार गए तो फिर कभी दक्षिण भारत की तरफ मुंह नहीं किए, संतोष कर लिए, चलो ठीक है भाई। इनका अंतिम युद्ध जिसमें विजय प्राप्त करने के बाद ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी, वो था
गंजम का युद्ध, बैटल ऑफ गंजम। गंजम मतलब उड़ीसा। जो 643 एडी में लड़ा गया था, और इस युद्ध में इनकी विजय हुई थी। यह अंतिम विजय थी उड़ीसा वाली, और इसके बाद ही इनकी मृत्यु हुई थी। और इसके बाद पूरा आ जाता है इस्लामिक रूल। इस कारण से हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक, ये पेपर में पूछा गया है, इसी तरह से पूछा गया है, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है हर्षवर्धन। तो ये तो था क्या कहते हैं इनके बारे में। अब हम लोग देखेंगे प्रशासन वगैरह कैसे था, व्यवस्था उनका बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। तो अभी तो बैटल बैटल हो रहा था, लड़ाई केवल। अच्छा, इन्होंने जो लैंड रेवेन्यू था, है ना, पूरा तो सबसे पहला काम किया कि जितनी भी जमीन सेंट्रलाइजेशन किया इन्होंने, सब केंद्रीकरण। गुप्त प्रशासन था विकेंद्रीकृत, और हर्ष का शासन था केंद्रीकृत। ये खास चीज इन्होंने। और इनके शासनकाल के समय जो राजस्व का प्रमुख स्रोत हुआ करता था, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो था भू राजस्व। भू राजस्व जमीन देते थे और वहां पर फिक्स कर देते थे तुम्हें इतना हमें देना हर हर साल। वो था 1/6, 1/6, यानी टैक्स बहुत ज्यादा नहीं लेते थे। और जो अधिकारी होते थे उनको ये डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते थे, ये उन्हें जमीनें ही दे, लैंड ग्रांट, भूदान, जमीनें दे देते थे। कहते थे कि देखो तुमको हम जमीन दे दे रहे हैं, तो अपना वसूलो, खाओ इस एरिया से, सैलरी हम फिक्स कुछ नहीं देंगे। यानी कि डायरेक्ट सैलरी पेमेंट वाला सिस्टम नहीं था। काम के बदले जमीन दान करना, लैंड ग्रांट, इनका प्रमुख सिस्टम था। टैक्स वसूलने के लिए दंडात्मक कार्यवाही नहीं थी, कन्फिस्केशन ही किया जाता था। कि मार पीट ये सब नहीं होता था कि दौड़ा दौड़ा के मारा टैक्स वसूलने के लिए, है ना। और अपराध भी तुलनात्मक रूप से तो ज्यादा थे अगर गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ तुलना करें तो। लेकिन लेटर गुप्त रूलर के कंपेरिजन में देखा जाएगा तो अपराध भी कम था। वैन सांग ने बताया कि हाँ अपराध कम था। लेकिन इसने कहा कि जो राहगीरों को लूटने वाले लोग पाए जाते थे, डकैती नहीं होती थी, लेकिन राह चलते लोगों को ठगने वाले ठग एक्टिव थे। बहुत ही क्रूअल पनिशमेंट हुआ करता था गुप्त काल में, और इसी कारण से वो सफल भी रहे थे, है ना। लोगों के घरों में दरवाजा नहीं होता था क्योंकि बहुत ही कठोर दंड था। आनन फानन में दंड दिया जाता था, नाक काटना, कान काटना, हाथ काटना, है ना, ये सब तरह के मृत्यु दंड दंड थे। हर्षवर्धन ने इन सभी दंड विधानों को बंद कर दिया, मृत्यु दंड देना बंद कर दिया, है ना।
और नाक काटना, कान काटना, हाथ काटना को, ये सब भी आपराधिक दृष्टिकोण पे इन सब चीजों को भी इन्होंने बंद कर दिया। तो इसी कारण से सीधी बात है भाई, क्राइम तो बढ़ेगा ही। जब तक दंड नहीं होगा तगड़ा तब तक कोई सुधरेगा नहीं। प्रशासन मतलब दंड। इतना बढ़िया था वहां पर गुप्त वंश का, देखा जाए इनके तुलना करने की बात करते थे ये लोग कि देखो हर्षवर्धन ने भी मृत्यु दंड को निषेध लगाया था, और कुछ एमनेस्टी वाले, मानवाधिकार आयोग वाले, निर्भया केस में उन 4 लोगों को जो टांग दिया गया था जाहिलों को, उसमें मरे जा रहे थे जैसे उनके दामाद लगते हो, है ना। कि क्यों जो है फांसी नहीं होनी चाहिए। अरे काहे, एक महिला भी थी, उन्होंने कहा था ना कि फांसी नहीं होनी चाहिए, तो कंगना रनौत ने कहा था ना कि इसको इसको जेल में उन लोगों के साथ छोड़ दो, पता चल जाएगा। तो फांसी, उनका कहना था कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। ये गांधी ने भी कहा था ना ये बात। अरे ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, पाप भी उड़ा दो, पाप अपने आप खत्म। नहीं नहीं, शोर से ही काट दो, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और इतना भयंकर दंड दो, और यूट्यूब पे उसको डालो, वायरल करो, जैसे कि करती है सऊदी अरबिया की सरकार। अपराध किए पब्लिक प्लेस पे, चौराहे में नहीं कि वहां मुंह पे कपड़ा बांध करके अकेले में टांगूंगा, कुछ का चापर चाप है, ले जाएंगे, बैठाएंगे यहाँ पर, एक लोग गुनाह पढ़ेंगे, और जल्लाद रहेगा तलवार लेकर के गर्दन वहीं उतार दी जाती तुरंत पब्लिक प्लेस पर। लोग देखते हैं अपनी आंखों से, और इस कारण से वहां पर अपराध नहीं है। कठोर दंड व्यवस्था ही प्रशासन का एक प्रमुख गुण है, और जो अपराधी हैं उनको तुरंत लटका दो, विभत्स मौत दो, कि जो है उसको और वायरल करो उसे, कि जनता देखे और उसको समझ में आए कि अगर बलात्कार किया जाएगा तो यही दंड मिलेगा, है ना। अगर हम जो है किसी का मर्डर करेंगे तो हमारा मर्डर ऐसे होगा, है ना। हम किसी की जमीन छीनेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी छीन करके सरकारी उसमें मिला दी जाएगी, दूनी, जितना छीने हो वो भी और जो तुम्हारी है वो भी उठा करके सरकारी राजकोष में जमा कर दो। और वकील फिर का भी देखो सर, जो कैसे उनका चलता केस है लेते देश। और वैसे वैसे वकीलों का भी, जो उनका केस लेते हैं रेपिस्ट लोग का। वकीलों की जो है लाइसेंस रद्द कर दो, जो केस लेते हैं अपराधियों का, झूठा केस लेना बंद कर देंगे वकील पैसे के नाम पर, क्योंकि वकील को हमेशा पता होता है कि क्या सही है क्या गलत। ये होता है प्रशासन। इसका असर इन पे ये रहा होगा जो, क्योंकि ये बौद्ध अवध मत वाला सब सिस्टम होते हैं, बेवकूफ आदमी है। इसी वजह से हुआ है। इसीलिए तो क्राइम बढ़ना शुरू हुए, इसीलिए तो बौद्ध अपराध बढ़ना उपासक शुरू भी हुआ। तो माना। लिबर्टी दिखा रहे थे बहुत ज्यादा ये। हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन को तो सर बौद्ध का उपासक माना जाता है, आवाज नहीं इसीलिए आ रही, उसने क्या कह रहे या हैं? तो मॉडर्न ये हाँ बोलो। या तो सर ये मॉडर्न सम्राट अशोक की तरह करते, ये पहले इतनी ज्यादा मतलब अपना आतंक मचा देते, बाद में वही कहावत कर देते, 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, वो वाला अगर हिसाब कर देते ये अशोक की तरह, तो एक तब भी आतंक आदमी बना। डरता रहता है, उसके पुरानी हिस्ट्री से डरता रहता है आदमी, जी। है। जैसे कि शुरुआत में भी, बाद में उसने हथियार रख दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की औकात नहीं होती थी हर उनके अशोक की तरफ देखे, तो पता नहीं दोबारा अगर उठाएगा तो बहुत मारेगा, है ना। ये हाथ क्या है, एक तो सन्नी देओल का डायलॉग याद आ गया, किसी को याद है? याद है, जी याद सर, है, याद है, इन याद है हाथों ने सर। सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अरे काजल। वाह, अरे जीत, वाह भाई वाह। जीत मूवी का। कैसे कैसे राहुल, कैसे फिर से एकदम वैसे बोलो, वैसे बोला था।
काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। क्या आगे की बात है। लाइन में बोल दो क्या? 2.5 किलो कातिया कुछ ऐसा था क्या इसमें? वो नहीं। घायल इसमें में नहीं है, है सर, वो अलग है। वो वो घायल में अलग है है अच्छा वो। सर, अलग है, घायल में वो है। दामिनी में। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, दामिनी अच्छा में अच्छा है। अच्छा। हाँ। वो बहुत बढ़िया कातिया वाला हम्म, बहुत वायरल है वो। 2.5 किलो का कातिया है। हम्म। ऐसे कातिया वाला कातिया घाट। का अलग है सर। वो दामनी में उतार के अच्छा फेंक अच्छा। दो ये चूड़ी, ये वाला है। वो उनको बोलता हाँ, है। तो ये वाला डायलॉग यहाँ परफेक्ट लगेगा कि ये जो है चलाना नहीं एसोसिएट भूले वाला। राहुल ने जो अभी बताया की। है ना, एक तो नाम हमको पता है एकदम, देखो। इन्होंने अच्छा ये लिखवाया था हर्षवर्धन ने। हर्ष को कहते हैं कि बहुत बड़ा नाटककार आदमी था, है ना। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे और एक ग्रामर पर किताब लिखा था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है। नागानंद बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म पर आधारित है। ये कहानी रखता है अपना, हाँ। और इसमें स्टोरी है जो पूछी जाती है, जिमूत वाहन का नागों के लिए जो है अपना जान निछावर कर देना, मतलब बलिदान दे देना। जिमूत वाहन का नागों के लिए बलिदान। रत्नावली ये सबसे पुराना ग्रंथ है जिसमें होली फेस्टिवल का वर्णन मिलता है। पहली बार होली के बारे में कहीं पर मिलता है। और ये हर्यंक वंश के तीसरे शासक अजात शत्रु के पुत्र उदयन, जिसने पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित किया था, उदयन या उदयभद्र, और इनकी पत्नी रत्नावली के बारे में, मतलब कि उदयन के बारे में तो नहीं लिखे थे, लेकिन लिखे थे रत्नावली के बारे में, लेकिन उदयन के बारे में लिखे नहीं पड़ा, है ना। तो वो एक ड्रामा है इनका, लव स्टोरी कैसे क्या था वो सब चीजें दिखाया है। इससे हर्यंक वंश का थोड़ा सा हिस्ट्री पता चलता है। हालांकि कपोल कल्पना था, ये कल्पना पर आधारित चीजें इसमें लिखी गई थी। और तीसरा था प्रियदर्शिका, ये पूरी तरह से नॉवेल है ना, कपोल कल्पित, सत्य से कोई उसका मतलब नहीं। और ये हम बताएं सही सही, ये नहीं लिखवाए थे, ये किसी से लिखवाए थे और उसका नाम कभी आगे नहीं आने दिए और अपना नाम लगा लिए कि हमने लिखा। अगला बाण भट्ट। कौन थे ये और इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे? ये सर हर्षचरित के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के। इन्होंने बायोग्राफी लिखा था, जी जी जीवनी जी। हर्ष की। हर्ष चरित खूब लिखा था इसमें, बड़ी बड़ी बातें, है ना।
चापलूसी। अच्छा, जब मैं इंटरमीडिएट में था, तो तुम लोग भी जब इंटरमीडिएट में रहे होगे, तो कोई ना कोई तुम लोगों के यहाँ एक प्ले चलाया गया रहा होगा पढ़ने के लिए। हाँ सर, किसी पढ़ा के है यहाँ वैसे। मेवाड़ मुकुट, है ना, किसी के यहाँ कुछ, किसी के यहाँ कुछ। तो तुम लोगों के में कौन चलाया गया था? तो हर्ष के बारे में पढ़ा है, मेवाड़ के हमारे बारे में में ही तो थोड़ा हरचरित पढ़ा पर है। एक कोई नाटक था जो चलाया गया था। हाई स्कूल में तो याद ही साफ नहीं होगा था तुम। सर करमवीर भरत। और इंटर में, इंटर का नहीं याद आ रहा। हमारे में तो कनक हर्ष वाला ही कोई चलाया गया था, नाम नहीं याद आ रहा है। हर्ष का ही था वो, कवि तो ये टाइप था का। उनके बारे में पूरा, हर्ष के राजनीति वगैरह सब उसमें बताया गया था। राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है, सब पढ़ा था एक। हम्म? शायद हर्ष का ही था मैं। एक हर्ष का था सर, एक 12th में हम्म, तुम्हारे में भी पढ़े। हर्ष का लगाया गया था। शायद जी जी शायद हमारे जी। में शायद भी है। शायद। हम्म। ये होता है हिंदी के टीचर के ऊपर कि वो कौन सा लगवा दे, कोई उससे मतलब नहीं होता है ना। हम्म। क्योंकि पेपर में सभी से आता है, किसी से भी लिखेंगे कई जी आते हैं। अलग अलग। सत्य सर्ग इसके ऐसा था अतिरिक्त कोई। इन्होंने लिखा था कादम्बरी। कादम्बरी, ठीक है, संस्कृत ड्रामा था, रोमांटिक ड्रामा था। हाँ। अच्छा, हर्षचरित ये सबसे पहली जीवनी है, ये भी याद रखना। ये सबसे हिंदी साहित्य की सबसे पहली जीवनी भी हर्षचरित को माना जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ बायोग्राफी इन इंडियन लिटरेचर। और इसे ऑथेंटिक वर्क माना जाता है कि इसमें जो लिखा गया है वो चापलूसी परस्त नहीं था। पर ऐसा हो नहीं सकता कि चापलूसी परस्त ना हो। अगर बुराई लिखो कहीं तो मैं समझूं, है ना, कि हाँ चापलूसी परस्त नहीं था। जब कुल तुमने तारीफ की है, तो सत्य कहाँ से हो सकता? एक ही एक पक्षी थे। इसके अतिरिक्त कादम्बरी हो गया, हरचरित हो गया, और क्या लिखा था इन्होंने? छंद काष्टक। छंद काष्टक और पार्वती परिणय। छंद काष्टक और पार्वती परिणय। कादम्बरी जब ये लिख रहे थे तो ये चल बसे, मर गए। इसको कादम्बरी को ये पूर्ण नहीं कर पाए, तो ये पूछा जाता है कि किसने पूरा किया। पूछा जाएगा कि बाणभट्ट की मृत्यु के बाद कादम्बरी को किसने पूर्ण किया। इनके पुत्र थे भूषण भट्ट। भूषण भट्ट, इन्होंने कंप्लीट किया। तो इस तरह से कादम्बरी के दो भाग हैं। पूर्व भाग जिसको लिखा था बाणभट्ट ने, और उत्तर भाग जिसको लिखा था इनके पुत्र ने, कंप्लीट किया था इनके काम। अब बात आती है कि हर्ष के धर्म के बारे में हम लोग चर्चा कर लें।
और कैसे इसने क्या क्या नियम बनाए थे। ये बहुत ही सेकुलर थे, सम्मितीय का सिद्धांत अपनाए थे, मतलब कि साम्यावस्था, सेकुलर, सबके प्रति सहिष्णु शासक था। ठीक है। सम्मितीय एक बौद्ध विचारधारा थी, अवधारणा थी, सम्मिति स्कूल था। ठीक है। तो ये वहां पर इनका जो है शिक्षा दीक्षा भी हुआ था, इस कारण से ये बौद्ध धर्म के भी अनुयायी थे। और उड़ीसा में युद्ध होने के बाद, है ना, ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म को प्रचारित करने लगे। गंजम के युद्ध के बाद में अगले 1 वर्ष तक इन्होंने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उड़ीसा की आबो हवा में ऐसा कुछ है कि कोई उसको मारेगा तो बौद्ध हो जाएगा, है ना, जैसे अशोक वैसे ये। शुरुआत में इन्होंने हीनयान संप्रदाय ज्वाइन किया था, बाद में महायान। शुरुआत में हीनयान और बाद में महायान संप्रदाय को ज्वाइन किया था। इन्होंने अपने पूरे राज्य में गो हत्या वगैरह जो है, एनिमल स्लटरिंग, सभी किसी भी तरह के एनिमल्स हो उनको वध करना मना कर दिया था, हिंसा पर रोक लगा दिया था और दंडनीय अपराध घोषित किया था कि कोई अगर मांस खाता हुआ पकड़ा गया तो उसको दंड मिलेगा। ठीक है। और बहुत सारे बौद्ध मोनेस्ट्रीज का इन्होंने निर्माण एवं पुनर्निर्माण करवाया। हर्ष के पापा थे हिंदू धर्म के, है ना, वो सूर्य देवता की उपासना करते थे। ठीक है। जबकि इनका जो राजवंश पहले था वो शिव भगवान का उपासक था। और इनके जो भाई साहब राजवर्धन और राजश्री थे, ये बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे। तो ये सारे का फॉलोअर हो गया आज तक देखा जाए। लेकिन अगर इनकी बात करें कि हर्ष का सबसे प्रमुख धर्म कौन सा था, तो बौद्ध, तो बौद्ध धर्म था, क्योंकि हीनयान महायान सब ज्वाइन किया था और बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा इसने प्रमोट किया था। सेकुलर सबके लिए था लेकिन ये खुद था बौद्ध बाद में। और ये बात स्वयं हर्ष ने कही है कि वो बौद्ध है ना, कि वह हीनयान से महायान ज्वाइन कर रहा है। बाणसेहरा अभिलेख हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। बाणसेहरा इंस्क्रिप्शन, बाणसेहरा इंस्क्रिप्शन में ये कहां से प्राप्त हुआ? हरियाणा। हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। हर्ष जो है बहुत बड़ा दानी आदमी था, अपनी दान वीरता के लिए जाना जाता है। ये कर्ण बने हुए थे। हर 5वें साल ये जाता था प्रयाग और वहां अपना जितना कुछ लेके गया होता था सब दान कर देता था, सारा कुछ। तो ये हर 5वें वर्ष प्रयाग असेंबली ऑर्गेनाइज करता था, प्रयाग सभा, जिसमें ये भिक्षुओं को, भिखारियों को, धार्मिक लोगों को, अधार्मिक लोगों को
गरीब जनता को जो भी आए निष्पक्ष रूप से सबको बांटता चलता था, जिसके हाथ में जो। और ये सूर्य देवता, शिव और बुद्ध की उपासना से असेंबली प्रारंभ होती थी, मतलब तीनों की उपासना से असेंबली प्रारंभ होती थी। उसके बाद जाता था ये सूर्य देवता को अर्घ देते हुए, है ना, हाथ से उसमें गंगा में नहा करके जब बाहर निकलता था तो वहीं से फिर ये दान करना प्रारंभ करता था। एक बार तो इसका पूरा जितना पैसा वैसा लेके गया था, कपड़ा वगैरह सब खत्म हो गया दान देते देते, लेकिन भीड़ ज्यादा थी भिक्षुओं की, तो इसने वहीं पर इनकी एक मुंह बोली बहन या दूर की सिस्टर थी, उनका नाम था, इलाहाबाद में रहती थी वो, उनको फोन किए कि दीदी हमारा पैसा सब खत्म हो गया, यहाँ भिखारी और बैठे हैं। तो कही ठीक है, हम पेटीएम किए देते हैं, निकाल लो एटीएम से। ठीक है, तो उन्होंने उधर से पेटीएम किया, इधर ये एटीएम से निकाले, फिर से भी, मतलब कि ऐसा दानी आदमी था हर कि उधार ले करके भिखारियों में बांटता था, है ना। तो गायत्री से उधार लिया था अपनी बहन। तो ये था हर्ष का चरित्र, कुल मिलाकर के बढ़िया चरित्र था हर्षवर्धन का, है ना। दिल का सही आदमी था, लेकिन जिंदगी में इसके बहुत ट्रेजेडी हुई थी। अच्छा, एक हर्ष के बारे में अगर लिखने के लिए कहा जाए, उनके प्रशासन तंत्र के बारे में, तो यही कहा जा सकता है कि एक सेकुलर आदमी, एक कुशल प्रशासक, ऐसे ही हेडिंग डाली जाती है, एक कुशल प्रशासक के रूप में, ठीक है। एक अच्छा परिवारवादी, अपने परिवार का भी कितना ख्याल रखा, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा योद्धा, दानवीर, ठीक है। तो प्रजापालक, जीवों पर दया करने वाला, दयावान यानी कि। तो हर्ष के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी, और इनके शासन काल में उत्तर भारत ने बहुत ग्रोथ किया, सब जगह मतलब कि समेकित रूप से ग्रोथ हुई, इतना बड़ा राज चला था करके। इनके कुछ मंत्रियों की बात करें जो मेन थे, दो लोग थे। एक थे सिंघानंद, सिंघानंद नहीं, सिंहनाद। सिंहनाद इनका प्रमुख सेनापति था, हर्ष का प्रधानमंत्री और आर्मी का प्रमुख, जिसके सहयोग से इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे। और इसकी बात नहीं सुना था इन्होंने जब पुलकेशिन द्वितीय के खिलाफ उसने कहा था कि हाथियों का प्रयोग मत कीजिए महाराज, लेकिन महाराज ने कहा नहीं, हाथियों का प्रयोग तो होगा, जिद किए थे। और यही कारण था कि ये हार गए उससे, पुलकेशिन द्वितीय। दूसरे थे भंडी, अभी इनके बारे में बताया था, ये कन्नौज के गवर्नर बना दिए गए थे। ये कन्नौज में ग्रावर्मन के सेनापति थे। बाद में जब इन्होंने ही इनको बुलाया था, मतलब हर्षवर्धन को, कि कन्नौज को अपने कब्जे में ले लीजिए और ताकि हम जो है यहाँ का प्रशासन देखते रहेंगे, आप चिंता मत करो, आप यहाँ का बस अपना मुहर, अपनी छाप लगा दीजिए ताकि कोई जल्दी यहाँ आक्रमण ना करे। तो हर्ष ने ऐसा ही किया, लेकिन वहाँ का कन्नौज का शासन प्रशासन भंडी ही देखता था, ये वहाँ का गवर्नर था।
इसी के साथ में हमने उत्तर भारत की सभी डायनेस्टीज को पढ़ डाला, खत्म मामला। अब यहीं से शुरू होगा दक्षिण भारत का मामला, चालुक्य डायनेस्टी। साउथ इंडियन डायनेस्टी में सबसे पहले अभी देखा था ना, पुलकेशिन द्वितीय पैरेलल थे हर्ष के, लेकिन चालुक्य डायनेस्टी बहुत पुरानी थी, साउथ इंडिया में रूल करती थी। चालुक्य चालुक्यों की 3 शाखाएं हुई। वादामी या वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, और तीसरा था वैगई के चालुक्य। इन्हीं 3 को पढ़ना है तो जाकर के चालुक्य खत्म होगा। अब बात आती है कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें, जो पानी पी के आता हूँ, गर्दन सूखने लगी। हर्षवर्धन के पहले वाले मिनिस्टर का क्या नाम बताया था सर ने? सिंहनाथ 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 या सिंहनाथ कुछ भी। जी। कुछ भी सिंह तो ये क्या बता रहे ये थे? क्या बता रहे थे तुल जी? नहीं, वो सर किसी ने पूछ रहे पूछा थे। था कि हर्षवर्धन के फर्स्ट मिनिस्टर का नाम क्या था? सिंहनाथ। जी बता दिए। हाँ, अब जान लेते हैं कि ये जो चालुक्य थे उसमें सबसे पहले वाला का पढ़ने जा रहे हैं। पहला वाला खत्म हो गया था, राष्ट्रकूट बीच में आकर के शासन करने लगे थे, तो फिर से दोबारा जब शुरू हुआ तो उसे कहते हैं कल्याणी। यानी इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें राष्ट्रकूट लोग शासन किए थे, जो मोनोलिथ मंदिर कला के लिए जाने जाते हैं। अजंता एलोरा गुफाएं यही बनवाए थे राष्ट्रकूट। द्राविड़ आर्किटेक्चर और मोनोलिथ आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा दिया था। इनके बीच में शासन किया था राष्ट्रकूटों ने। लेकिन अभी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वादामी या वातापी के चालुक्यों से। सबसे बड़ी बात है कि बादामी के चालुक्यों के बारे में इंफॉर्मेशन पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लगवाए गए ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ऐहोल प्रशस्ति भी कहते हैं इसे, जैसे नासिक प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, वैसे ही ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल
प्रशस्ति। पुलकेशन द्वितीय के बारे में पढ़ाई है और इसको संस्कृत भाषा एवं कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा गया है। भाषा क्या है? संस्कृत और लिपि कन्नड़। लिपि कन्नड़ का प्रयोग किया गया है और इसको लिखा था इनका दरबारी कवि कवि कीर्ति। रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने लिखा। दक्षिण भारत में शासन करते थे ये। इनका जो प्रमुख चिन्ह था वो था वराह। इनका रॉयल सिंबल वराह था। वराह मतलब सुअर। इनके झंडे में वराह, इनके सिक्के में वराह, इनके घर के सामने वराह का जो बड़े लोग हैं, सुअर का मुखौटा घर के आगे लगा रहता था, दांत वाला सुअर। और किले का जो बाहर का गेट जैसे माहिष्मती का था उसमें हाथी बना हुआ था, इनके में सुअर बना हुआ था बड़ा, है ना। वराही नदी यहाँ से गुजरती थी, वराह पर्वत से निकलती थी, आज भी निकल जाती है। तो वहीं पर ये इनका शासन क्षेत्र चलता था। हर चीज सुअरमय है, मतलब यहाँ सिंपली कहते हैं, जहां देखो वहीं सुअर, है ना। क्यों? क्योंकि सुअर को ये लोग बहुत पवित्र मानते हैं। यहाँ कोई घटना घटी थी, इसका मतलब। अच्छा, ये बात किसने बताई? ठीक है, जय सिंह ने। ठीक है, जय सिंह ने बताया था ये बात। सुअर होने का कारण, क्योंकि ये माना जाता कि ये वही जगह थी जो सतयुग में एक था राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को मारने के लिए इन्होंने वराह अवतार धारण किया था, क्योंकि देवताओं को सुअर से नफरत थी। हिरण्याक्ष जो है तपस्या किया और उसने प्रकट कर लिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा का हमको अमृत का वरदान दे दो। ब्रह्मन का हम खुद ही मर जाते हैं तो तुमको कहां से अमृत का वरदान दे देंगे। कहे अच्छा ठीक है, ऐसा बता दो हमको कि कहे तुम अपना कुछ तो एक मरने का सिस्टम मांगो। तो कहा ठीक है। इसको पता था कि कोई भी देवता हमको मारना चाहेगा तो सुअर नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे अशुद्ध मानते हैं देवता, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमको आशीर्वाद दो कि हमको सुअर ही मार पाए बस, है ना। और कोई जानवर, कोई योनि का व्यक्ति 84 लाख में हमको न मार पाए। तो उन्होंने कहा कोई एक तो योनि तुम मांगो जिससे तुम मरो। तो उन्होंने कहा सुअर। लेकिन ये गलत फहमी में थे, है ना। ये क्या किए थे, पूरा उधर दक्षिण भारत वाला पार्ट पानी में धसा दिए थे, दबा दिए थे और अपना नीचे बैठे थे। तो भगवान विष्णु कहे बेटा तुम इस चक्कर न रहो, सुअरों बन जाएंगे तुमको मारने के लिए, आई डोंट केयर। तो सुअर का अवतार ले लिए, चौथा अवतार था शायद सुअर वाला। तो अब गए वहां पर, इनको मारे कूटे और उसके बाद उस जगह को फिर से अपने दांत से उठा करके ऊपर कर दिए। अब सुअर बनने में बड़ी मजा आई इनको,
पहली बार भगवान विष्णु को एंजॉय फील हुआ और मस्त उसी कीचड़ में लोटे पड़े, आनंद से उसी कीचड़ में खूब लौट रहे थे। और सब खूब थोड़ी देर देवता लोग फूल वूल फेंके, जय हो किए, फिर देखे वो लोटे पड़े हैं तो सोचे कि अभी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं मार करके, थोड़ी देर और वेट कर लेते, फिर जय हो कर रहे हैं। लेकिन वो लोटे पड़े इंजॉय। उसके बाद देवता प्रकट हो गए, कहे प्रभु अब चलो घर, हो गया काम आपका। कहे कौन प्रभु, कहाँ प्रभु, बहुत तेज मारे भजन, प्रभु करता रहता है ना। कहे तुम लोग ना एकदम जीना हराम करती हो, अब वहां पर मैं अब सुअर ही रहूंगा, मुझे अब नहीं जाना बैकुंठ। अब देखो बैकुंठ जैसी सुंदर जगह भी बोरिंग होती है, इसका मतलब समझे, बहुत मेंटल प्रेशर होता है, आसान नहीं होता है जैसे सब कुछ है ना। वहां पर हमेशा उनको दिक्कत क्या थी विष्णु भगवान को, वहां हमेशा टाई वाई लगाए बैठे रहो एकदम, पता नहीं कब ब्रह्मा टपक पड़े है ना, पता नहीं कब नारद नारायण करते हुए आ जाए, कोई ना कोई ऑफिशियल वहां एंट्री मारता रहता है। तो 24 घंटे 3 टाइम परफ्यूम लगाए बैठे रहो, पहली चीज हमेशा अटेंटिव। वहां कभी बढ़िया आराम से लुंगी पहन के टहल रहे हैं, बनियानी पहन के टहल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते भगवान विष्णु। ये आप कर सकते हो क्योंकि भगवान विष्णु कोई आएगा अरे ये विष्णु है, ऐसे ही है ये, है ना, लेवल घट जाएगा। तो हमेशा टीम टाइम होकर के बैठे रहो, ऊपर से इतना हेडेक, भगवान हमारा ये कर दो, भगवान हमारा वो कर दो, है ना, हे विष्णु हे बचा लो, ये कर दो, सब अपनी अपनी बात है, हमको कार दिला दो, हमको घोड़ा दिला दो, हमको गाड़ी दिला दो। अभी कुछ नहीं, अभी सुअर हूं मैं, एंजॉय कर रहा हूं, कोई हमसे बात नहीं करेगा, इट्स माई समर वेकेशन, है ना। कहीं तुम लोग जाकर संभालो, वो ब्रह्मा संभाले जो सबको आशीर्वाद दे देता है, वो शंकर संभाले जो जाके राक्षसों को आशीर्वाद दे देता है, और हमको सबको मारने जाना पड़ता है, हमको बहुत हेडेक होती है, हम नहीं जाएंगे अब उधर, अब तुम लोग चलाओ जैसे चलाना हो दे दुनिया, है ना। आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ इन द बीच। तो अब क्या करे भाई, ब्रह्मा है तो उनको दौड़ा लिए, तुमको बहुत तेज मारो, तुम्हारी वजह से ही सब हुआ था। फिर हुआ कि शंकर जी भेजो, शायद इनके बहुत बेस्ट फ्रेंड है, इनसे कोनो काम बन जाए। शंकर भगवान आए, शंकर भगवान को देखे तो इग्नोर मारे उधर, उनको भी कोई फर्क है नहीं। तो शंकर भगवान आइडिया दिए कि ऐसा है, जो किसी से नहीं डरता वो बीवी डरता है, इनकी जो है लुगाई बुलाओ, अभी ठंडा जाए, इन चुपचाप घर जाएंगे, है ना। लक्ष्मी जी बुलाया गया, फोन कर दिया कि देखो तुम्हारे हस्बैंड बहुरा गए, सड़क गए, है ना, फ्रस्ट्रेट हो। जैसे लक्ष्मी देखे दूर से दौड़ाए उनको, तुम तो यहाँ बिल्कुल लाला, तुम तो और खून पीती थी वहां बैकुंठ में हमारा, है ना। जब देखो तब जो है ऑब्जेक्शन, ये ना करो वो ना करो, ये तेल, है ना, भाग जाओ यहाँ से, बिल्कुल देखना नहीं चाहता, हमको ऐसे रहने दो, जीने दो, हमको सुअर मुझे बहुत पसंद है ये योनि, अब मुझे नहीं जाना है कहीं। वैसे भी दुनिया तो पैसे चलती है, हमारी कोई जरूरत नहीं है, है ना, तुम लक्ष्मी हो, दुनिया लक्ष्मी चलती है, हमारी जरूरत वैसे है नहीं देखा जाए तो। बाकी जो रही सही कसर है विष्णु शंकर और ये ब्रह्मा देखें, और इतने देवता हैं सब देखें, कोई जरूरी हम ही सब पर ले अपने खोपड़ी पे घूमते रहे। तो ये हुआ अपना एंजॉय करें, तो कहे अब क्या किया जाए। शंकर जी बहुत देर ज्यादा पेशेंस रहता नहीं है, शंकर जी गए मनाने, गए ऐसा नाटक ना करो, चलो ठीक है तो नहीं जाऊंगा। तो शंकर जी उठाए भाला और इनको कोच कोच करके मार डाले, है ना, और फिर जाकर के ये सुअर की योनि से मुक्त हुए, वापस बैकुंठ पहुंचे, इनका जो मूल स्वरूप था पैदा हुआ। तो यानी कि बैकुंठ भी बोरिंग जगह, कोई भी जगह भी आप रहोगे कुछ दिन में आप बोर हो जाओगे, आपको फिर कुछ डिफरेंट चाहिए होता है ना। और इससे भी पता चलता है कि ये सोच होती है कि क्या अच्छा लगे आपको,
स्वर्ग का वैकुंठ कीचड़ ही है ना। ये दिखाया कि कुत्सित वृत्ति के हो जाओगे अगर मान लो खराब योनि में, तो तुम जहां पर होगे तुमको वही नाला ही, अगर कीड़े बन गए तो नाले ही तुम्हारा जन्नत है, फिर गंगा का शुद्ध पानी जहर हो जाएगा। तो हर योनि में आनंद है, हर योनि में भोग है और डिफरेंट टाइप का है ना। ये चीज यहां से सीख मिलती है। तो अब वहीं से वराह पर्वत पर संहार किया था इनको, कोंच कोंच के मारा था, और वहां से जो नदी निकली वो इनके खून जो बहा था, विष्णु का खून जो बहा था वही नदी बनी, जिसे कहते हैं बाराही नदी, जो इनके राज क्षेत्र होकर के जाती थी। अब जो है बात करते हैं कि इसकी फाउंडेशन किसने डाली। पहले शासक थे पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन प्रथम इसके संस्थापक थे, ठीक है, और इन्होंने ही वातापी या बादामी नगर की स्थापना किया था, जो वर्तमान में बीजापुर ही कैपिटल था इनका, कर्नाटक का बीजापुर क्षेत्र है। तब ठीक है 543 एडी के समय, ठीक है, इस नए नगर की स्थापना किया था, राजधानी बनाया था, ठीक है। फिर ये जाने जाते हैं कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, और इन्होंने सत्याश्रय वल्लभ और धर्म महाराजा की उपाधि धारण किया था। ठीक है, की उपाधि धारण किया था। इनके बारे में विवरण मिलता है बादामी के अभिलेख से। होल उनसे संबंधित है, द्वितीय से बादामी का अभिलेख पुलकेशिन प्रथम से संबंधित, जिसमें लिखा गया है कि इसने सभी 5 प्रकार के महायज्ञों को किया, और ऐसा करने वाला एकमात्र और पहला शासक था पुलकेशिन प्रथम। हो सकता है किया हो, धन तो बहुत था ही। 5 महायज्ञ करने वाला पहला शासक और अंतिम शासक, इसके बाद भी किसी ने 5 महायज्ञ नहीं किया कभी, ना इसके पहले किसी ने किया। जैसे हिरण्यगर्भ, 5 महायज्ञ में कौन कौन आते हैं? हिरण्य गर्भ, अग्निष्टोम, वाजपेय, बहुस्वर्ण, और पौंडरीक।
ये पंच महायज्ञ किया था इसने। पुलकेशिन का मतलब होता है शेर का वंशज। पूछा गया कि क्या इसका मीनिंग क्या होता है ना? हायर ऑफ लायन। अगला है, इनके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के 2 बेटे थे और उसने अपना राज 2 बेटों में बांट दिया था, 2 भाग में। एक थे कीर्तिवर्मन प्रथम और दूसरे थे मंगल देश, पूर्व पश्चिम। ठीक है। कीर्तिवर्मन प्रथम ने कदंबों को पराजित किया था और अपने राज्य क्षेत्र की रक्षा किया था, और उन्होंने गोवा अधिग्रहित कर लिया था। ठीक है, गोवा कदंबों से छीना था। गोवा को तब कहते थे रेवाती द्वीप या रेवती द्वीप, रेवती द्वीप गोवा कहते थे। इसको कीर्तिवर्मन ने ही जीत करके शामिल किया था। उसके बाद क्या हुआ कि इसलिए बेचारा मर गया, तो इसका पूरा शासन प्रशासन मंगल देश इसके भाई ने संभाला। और आगे जाकर के फिर अगले शासक आते हैं, कीर्तिवर्मन का पुत्र था और सबसे शक्तिशाली शासक इस राजवंश का पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर बैठता है। रियल हीरो ऑफ दिस डायनेस्टी। इनका बचपन का नाम था, मतलब कि जो असली नाम था ईरिया। आर्य शब्द से बना हुआ है। कीर्तिवर्मन का पुत्र था। कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद में जब इनके कीर्तिवर्मन वाले राज्य क्षेत्र पूरब वाले भाग का शासन प्रशासन मंगल देश देख रहे थे। ठीक है। और ये जब बड़े हुए तो ये गद्दी पर अपना राज क्षेत्र संभालने लगे, और इनके अंकल की भी मृत्यु हो चुकी थी, और उसके बाद ये गद्दी पर बैठ गए। और उसके बाद इन्होंने पूरा पूरब से पश्चिम तक का राज क्षेत्र देखा, क्योंकि ना तो इनके पापा बचे थे ना ही इनके चाचा बचे थे। तो इस तरह से जो विघटित हो गया था राज्य, वो फिर से एकीकृत हुआ। और उसके बाद इन्होंने एरिया ने बहुत विशाल सेना को निर्मित किया, है ना, और आक्रमण किया, क्या कहते हैं, कदंबों के ऊपर। कदंबों को फिर पराजित किया, और भी अगल बगल के राजाओं को पराजित किया। ठीक है। कोंकण के मौर्यों से इसने एलिफेंटा द्वीप छीना। कोंकण के मौर्यों से इसने एलिफेंटा द्वीप छीना। ये इंपॉर्टेंट है।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसने ही अपने चाचा को मार डाला था। ठीक है। पेद्दा बदगूर अभिलेख से में ऐसी बात मेंशन है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये नहीं मानते हैं। पेद्दाबदगूर अभिलेख से पता चलता है कि इसने ही अपने चाचा मंगल देश को मार डाला। फिर इसने कोसल, कलिंग, मगध सबको पराजित करके पूरा उत्तर भारत में आकर के शासन अपना पकड़ लिया। ठीक है। हर्ष के मरने के बाद काफी समय तक ये उत्तर भारत तक पहुंच गया था। इसने महेंद्र वर्मन प्रथम कलिंग के शासक को पराजित किया था। दूसरी चीज चाचा का क्या नाम था? इसने क्या नाम था बताया हर्षवर्धन तक को चाचा का क्या नाम था? महेंद्र वर्मन प्रथम। मंगल चाचा का नाम देव। था मंगल देव। इसने हर्षवर्धन जैसे महावीर को भी पराजित किया था, है ना। तो यानी कि एक बहुत बढ़िया वो था, वॉरियर भी था। और टीटी के साथ संबंध समाप्त हुआ था कि ना तो तुम इधर आओगे ना हम तुम्हारी तरफ जाएंगे। और इस विजय के बाद में इसने कई उपाधियां धारण की। परमेश्वर, पृथ्वी वल्लभ, पहले वाले वल्लभ थे केवल, हाँ, ये पृथ्वी वल्लभ है। और सत्याश्रय की उपाधि इसने धारण किया। दक्षिण पथेश्वर भी इसने उपाधि धारण किया था कि दक्षिण भारत का ईश्वर, दक्षिण पथेश्वर। अगला है इंपॉर्टेंट बात कि पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। जिसने सोने के सिक्के चलाए, ऐसा पहला शासक। उसके बाद एक पल्लव शासक था जिसने इनको मार डाला था युद्ध करके, और इनके शासन का अंत हो गया था। पल्लव रूलर था कांची, जिनकी कैपिटल हुआ करती थी पल्लवों की। आगे पढ़ोगे इनके बारे में भी। कांची उनकी राजधानी हुआ करती थी। उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया। पल्लव शासक का नाम था नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन, इसको ऐसे याद रखिए कि नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप के भाई, नहीं, हिरण्याक्ष को तुम्हारा था ऐसे, हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यपु, उसको मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, है ना। तो उससे याद रखना, नरसिंह वर्मन ने इनको युद्ध करके पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला। और उसके बाद पल्लवों ने काफी समय तक अपने आप को बढ़ाया, क्योंकि इधर ये कमजोर हो गए थे, है ना, तो उधर उन्होंने बढ़ाया। पुलकेशिन द्वितीय का ईरान के साथ मैत्री परक संबंध था। ठीक है। वहां के रूलर थे खुसरू सेकंड।
ठीक है। और वहां पर इनने एक एम्बेसी स्थापित करना चाहा जिससे कि दोनों राज्यों के बीच मधुर संबंध बने रहे, और उसने खुसरू सेकंड ने अलाउ कर दिया था, तो इसने वहां पर एक एम्बेसी की स्थापना किया था। अजंता की गुफाओं में पेंटिंग भी करवाया था इसने, और इसके बारे में वर्णन मिलता है आइहोल प्रशस्ति में, रवि कीर्ति ने जो लगवाया था, जिस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बाद में अगले शासक बनते हैं विक्रमादित्य प्रथम, और कोई नाम नहीं मिलता था इन लोगों को, कंफ्यूज करते हैं हमारे बच्चों को। विक्रमादित्य को जो ही पाए विक्रमादित्य। अगले शासक हैं खुसरो विक्रमादित्य। के यहाँ क्या बनवाया था सर? खुसरो के यहाँ इन्होंने क्या बनवाया था? बेसी दूतावास। जी। खुसरो द्वितीय थे। विक्रमादित्य प्रथम 655 एडी में गद्दी पर बैठे। 644 से 55 तक वो ये शासन किए थे। अभी क्या था, विक्रमादित्य प्रथम ये किसी काम के थे नहीं, है ना, बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन ये एक काम महत्वपूर्ण किए थे कि पल्लवों को ये हरा करके भगाने में सफल रहे थे, जिन्होंने इनके पापा को मार डाला था। तो उन पल्लवों को खदेड़ने में ये सफल रहे थे, यहाँ तक कि कांचीपुरम भी पहुंच करके पल्लवों को हराने की कोशिश किए कि हम तुम्हारी राजधानी में घुसकर तुमको मारेंगे। कांची पहुंच गए ओवर कॉन्फिडेंट होकर, लेकिन वहां पर मारे गए तो भाग गए वापस। यानी पल्लव बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ तुम अपने घर से उनको मार भगा दिए, ठीक, अब वहां उनके घर से मार के उनको भगाने गए थे, वहां ये कूद दिए गए, तो बराबरी का गेम हुआ। ठीक है। और इसी दौरान चालुक्यों की एक शाखा निकल करके गुजरात में जाकर के बस गई। ठीक है, जिन्हें कहा गया वैगई के चालुक्य, वो अलग हो गई शाखा। विक्रमादित्य फिर मर गए। ठीक है, और विक्रमादित्य के मरने के बाद में 680 एडी में अगले शासक बने विनयादित्य। 655 से 680 अब विनयादित्य। छह सौ 80 से 696 एडी। ये ना कोई नुकसान हुआ ना कोई फायदा हुआ, बस ऐसे जैसे राजतंत्र चला आ रहा था ये बढ़िया चलाए 16 साल, है ना। और उस समय इनकी एम्बेसी समाप्त हो गई, क्योंकि अरबों ने अटैक मार करके ईरान को कब्जे में ले लिया था। ठीक है, और इस कारण से इनके ईरान के साथ जो संबंध वगैरह थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो सब समाप्त हो चुके थे, लेकिन इन्होंने उस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं किया। ये अपना काम कर रहे थे शांति से बस। और इसी के साथ ही फिर चालुक्य साम्राज्य का अंत होने वाला है। अब चालुक्य साम्राज्य का अंत नजदीक है। विनयादित्य के बाद के जो शासक आए वो सब बहुत ही काहिल थे, किसी काम के नहीं थे। ठीक है,
और फिर उनकी जगह ले लेते हैं लास्ट शासक जो आते हैं यहाँ के, उनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये पूछे जाएंगे, जा सकते हैं, मतलब कीर्तिवर्मन द्वितीय अंतिम शासक थे यहाँ के। 746 एडी से 753 एडी तक इन्होंने शासन किया था और इनके ऊपर अटैक किया था दंती दुर्ग ने, जिसने इन्हें मार डाला। और इसने, ये था एंड ऑफ बादामी चालुक्य, ठीक है। और उसके बाद में आ गए राष्ट्रकूट। इसने दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। ये जो चालुक्य थे ये मंदिर कला के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। काफी मंदिरों का इन्होंने निर्माण किया था। इनका आर्किटेक्चर चालुक्यन आर्किटेक्चर या कर्नाटा द्राविड़ा आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इनकी वास्तुकला क्या कहलाती थी? चालुक्य वास्तुकला, इनके नाम पे ही। दूसरा कठिन वाला जो नाम है कर्नाटा द्राविड़ वास्तुकला। मंदिर किस स्टाइल में बनाते थे ये, कई सारे मंदिर इन्होंने बनवाए थे, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करते थे, है ना। ये लाल सुनहरा जो है बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जो वहां पर मालप्रभा नदी के तट पर पाया जाता था। बाकी इसके बारे में हम डिटेल आर्किटेक्चर के बारे में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाएंगे, यहाँ पर नहीं बताएंगे। बस ये बताएंगे कि इन्होंने मंदिर कौन कौन सा बनवा दिया, जो कि पेपर में पूछा जाता है। सर नदी कौन सी थी? मालप्रभा नदी, चंद्रप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। मिक्सचर था इनका आर्किटेक्चर। ये क्या था? नागर प्लस द्राविड़ आर्किटेक्चर का मिक्सचर था और उसी आधार पर टेम्पल बनाते थे। चालुक्य वंश का सबसे बड़ा मंदिर जो इन्होंने बनवाया था कौन सा? विरूपाक्षी मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर वहां था, क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिला में। इसमें एक बहुत विशाल नंदी मंडप है। रवन फाड़ी की गुफा मंदिर, केव टेम्पल। ये है ऐहोल में, कर्नाटका। ये भगवान शिव को समर्पित है, लॉर्ड शिवा। और ऐसे ही बादामी का गुफा मंदिर,
बादामी का गुफा मंदिर में 4 गुफाएं हैं, ठीक है, जिसमें ये पूछा गया है कितनी गुफाएं हैं, 4 गुफाएं हैं, जिसमें 3 हैं ब्रह्मनिकल मतलब हिंदू धर्म से, और 1 है जैन धर्म से। जो 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ को समर्पित है। इनमें सबसे बड़ी गुफा, ये सारी डिटेल पूछी जाती है, ये गुफा वाली जो है 4, 3 ब्रह्मनिकल 1 जैन, मतलब ब्रह्मनिकल मतलब हिंदू। सबसे बड़ी गुफा इसमें है गुफा नंबर 3, लार्जेस्ट, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। यहीं पर लगा हुआ है बराह की एक बड़ी सी मूर्ति भी, और इसको लगवाया था मंगल देश में, इसको मतलब जो इसमें जो बनवाया था मंगल देश में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में, कैपिटल जो थी कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी के, तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला है लड़खान मंदिर, ये भी है होल में। ये देवी दुर्गा को समर्पित है, दुर्गा, गॉडेस दुर्गा। नवब्रह्म मंदिर, ये आलमपुर में है, आंध्र प्रदेश। नवब्रह्म मंदिर ये भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नागर स्टाइल में है थोड़ा सा, इसमें द्राविड़ स्टाइल में नहीं होकर दक्षिण भारत में है, पर ये उत्तरी भारत के स्टाइल में बनाया है, नागर स्टाइल में। और इसमें 9 ब्रह्मों के नाम लिखे गए हैं, 9 ब्रह्मों के मंदिर हैं, मतलब 9 मंदिर हैं, अलग अलग एक एक ब्रह्म को समर्पित है। तारक ब्रह्म, स्वर्ग ब्रह्म, पद्म ब्रह्म, बाल ब्रह्म, गरुण ब्रह्म, कुमार ब्रह्म, ये सब नाम याद रखना जरूरत नहीं है। तो ये थे भाई जो मंदिरों का निर्माण हुआ बादामी के चालुक्यों के द्वारा, इसी के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस में, कहो तो उनको कंटिन्यू करेंगे आगे राष्ट्रकूटों को, या फिर चालुक्यों का खत्म कर ले जाए फिर लौटे राष्ट्रकूटों को, जैसे कहो वैसे कहो। सर इसी को खत्म करके आगे लौटे। ठीक ठीक है। अब किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। क्लास ममता जी 2-3 दिन बाद आप आई हैं, मैं भी पूछ लेता हूँ, देखते हैं कौन कौन आया है आज। क्यों ममता जी, आप 2-3 दिन बाद छुट्टी मार के आई ना? अब आपके हस्बैंड लड़ाई नहीं करते? उनका नंबर दे दीजिए, हम आपकी लड़ाई करवाते रहेंगे। और कौन कौन है, हाल चाल ले लें भाई तुम सबका। सर नंबर ले लीजिए 9711। अरे नंबर अभी ना बताओ,
यहाँ सब लोग सुन लेंगे, सब फोन करेंगे, परेशान करेंगे बेचारे को। वैसे ही मांग रहे हैं आप, तो सीरियस हो गई, मजाक रहा। और कौन है? बाकी सब रेगुलर वाले है ही है, तो इनके सभी हैं। परसों आपको नेटवर्क प्रॉब्लम भी हुआ था ना, क्यों ममता जी? लिख रही थी उधर कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा था। वाई वो ब्रॉडबैंड लगवा लीजिए, आपके यहाँ होगा तो सुविधा ना दिल्ली में। सर अभी लगवाएंगे ब्रॉडबैंड। ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। बाकी के घर वालों का भी जो वाईफाई है ना, वो भी ज्यादा महंगा पैक नहीं डलवाना पड़ेगा, उसी से चल जाएगा सबका। सर मेरे यहाँ तो अलग अलग डालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मेरी बेटी का भी ना ऑनलाइन होमवर्क आता है। हाँ हाँ, तो उससे और सबका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। कनक के पापा का वो ज्यादातर हॉस्पिटल में रहते हैं, तो उनका भी पैक डलते ही डलता है। अभी कोविड की वजह से घर नहीं आ रहे हैं ना सर। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ ड्यूटी कोविड में लगती है तो 15 दिन में आते हैं, 15 दिन में ऐसे हफ्ते में जब टेस्ट हो जाता है, नेगेटिव आता है तो ये घर आ जाते हैं, पॉजिटिव आता है तो वहीं पर क्वारंटीन हो जाते हैं। अरे बंद कर देना रिकॉर्डिंग भाई धर्मेंद्र ना, क्योंकि अब प्रपंच कर रहा हूँ मैं। हाँ, और रजनी जी कैसे हैं? कल परेशान लग रहे थे आप। वो तो सो गए लगता है फिर से। सो गए? तो हाँ इसी। हाँ नहीं सोते नहीं, रजनी जी नहीं सोते हैं। हाँ नहीं सोए कैसे? सर, जगह में है। सर सब कौन अच्छा बढ़िया। सा? है। हाँ सर। अच्छा। और किसी को कोई दिक्कत हो बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नहीं, बहुत अच्छे अच्छे हैं आप लोग, कोई दिक्कत आपका एक डाउट पूछ रहा सर। नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। सर आपने अभी ये बताया कि हर्षवर्धन जो थे वो अंतिम हिंदू शासक थे, पर वो तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो ऐसे किन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अंतिम हिंदू शासक थे? पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था जिसमें उत्तर यही था, क्या कर सकते हैं, यही कहा गया है उनको। ये तो बौद्ध था, लेकिन शुरुआत में हिंदू था, है ना। होना तो नहीं चाहिए था इनको ऐसे। एक तरह से देखा जाए एंशियंट इंडिया में तो यही मिलेंगे, यही बचेंगे अंतिम में, है ना। हर्षवर्धन लेकिन सिद्धांत लेकिन को सर ये ज्यादा। उपासना भी तो हाँ तीनों की करता था ना, सूर्य, हाँ, शिव और बुध की। तो इस आधार पे भी सूर्य कहा की जा भी सकता करता है। था, शिव की भी करता था, शिव की भी करता था। नहीं, बुद्ध एक वजह की भी और है ना करता था। सर, ये पहले धर्म वाली कोई बात ही नहीं थी ना वहां पे। ये तो बाद में हुआ है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध संप्रदाय है। शुरुआत में धर्म नहीं का था ना, जी, ये बहुत उसको लंबे पहले। समय तक, जीवन के लंबे समय तक तो ये नहीं था, और जब हुआ तो मर गया, ज्यादा सर समय नहीं व्यतीत कर पाया था। दूसरा ये भी था ना सर, उड़ीसा ये के जितने युद्ध भी के थे, बाद, गंजम के। ये सब सनातन संस्कृति के ही एक मतलब रंग थे ये सभी, उसका ही एक काफी हिस्सा लंबा था। समय इसका उसे जुड़ा था। सिखों को तो सर अभी भी संविधान में मतलब अल्पसंख्यक नहीं कहा गया। 90 तक, जो 84 या 90 के बीच में आप मान लो, वहां तक इनको हिंदुओं में गिना जाता है। पाकिस्तान में अब भी उनको सिखों को हिंदू ही मानते हैं। हम्म 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 हिंदू, हम्म। बौद्ध, जैन, ये सारे वो हिंदू में ही लेते हैं। ने इनका जीवन का अधिकांश समय तो जीता था हिंदू धर्म। उड़ीसा के युद्ध के बाद इसकी बुद्धि पलटी थी, है ना? और उसके बाद ज्यादा दिन जिया ही नहीं, 1 साल जिया, मर गया फिर। चलिए बढ़िया, जाइए आप लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में,
कभी कभी फोटो तुम नोट्स की भेज दिया करो, तुम लोग मन कहे तो कभी, है ना। मैप की भेजोगे ज्यादा अच्छा लगेगा हमें, जो कि तुम लोग बनाते नहीं हो, है ना। ठीक है, जाइए खुशबू जी, आपको देर हो रहा होगा। यस सर। चिड़िया के बाद मार तो नहीं डाले, उसको मार खा गया हो। चला गया, कहते ही चला गया। स्पीड देखो कितनी तेज थी। ओके भाई।